राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। सबको काट देने का। दिल्ली के दंगल में आज से सियासी वार पलटवार जोरदार होने वाला है। शब्द बाणों की बौछार और तेज होने वाली है। एक तरफ फायर ब्रांड नेता हिंदुत्व की छवि भगवाधारी योगी की सीधे एंट्री हो रही है, तो दूसरी तरफ खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी आज से दिल्ली में उतर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सियासी समर में अपने शत्रुओं पर प्रचंड वेग से वार करने के लिए विख्यात है। योगी का एक स्टेटमेंट चुनावी सेंटिमेंट को बदल सकता है। राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। हिंदुत्व की धुरी पर सनातनी थ्योरी गढ़कर सियासी हवा का रुख मोड़ने के लिए विख्यात योगी आदित्यनाथ आज एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 रैलियां करने वाले हैं। इसके बाद 28 जनवरी को योगी आदित्यनाथ दिल्ली में 4 जगह, 30 जनवरी को 4 रैली और फिर 1 फरवरी को 3 जगहों पर रैली करने वाले हैं। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ दिल्ली में 14 रैलियां करेंगे। जिन 14 जगहों पर योगी आदित्यनाथ रैली करने वाले हैं, वहां बीजेपी अधिकतर सीटों पर पिछली बार चुनाव हार गई थी। हालांकि छतरपुर, शाहदरा, पड़पड़गंज जैसे इलाकों में जीत का अंतर कम था। अगर योगी हिंदू वोट को एकजुट कर पाए तो बीजेपी की दिल्ली में बम बम हो सकती है, जैसा हरियाणा और महाराष्ट्र में देखने को मिला था। इस बार दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा अहम है और योगी इसे जोर से उठाएंगे। योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व और सनातनी नारा हरियाणा और महाराष्ट्र में हिट हो चुका है, वो इसे यहाँ पर भी दोहराएंगे। तीसरी बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के साथ में 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, जबकि 2020 में प्रचंड लहर थी। चौथी बड़ी बात यह कि इस बार आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों में चौतरफा घिरी हुई है और इस सब के बीच में ये भी जान लीजिए कि 2020 में बीजेपी दिल्ली की 70 में से सिर्फ 8 सीटें जीत पाई थी। इन 8 सीटों में से 3 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया था। सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं, पीएम मोदी की भी दिल्ली में ताबड़तोड़ रैली होने वाली है। रैली से पहले पीएम मोदी ने दिल्ली में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत की और केजरीवाल सरकार पर करारा हमला बोला। ये आपदा वाले जो हैं, वो आज आपने देखा होगा हर दिन एक नई घोषणा करते हैं। क्यों करनी पड़ रही है? पहले के चुनाव में तो ऐसा नहीं करना पड़ा था। इसका मतलब है कि रोज उनको पराजय की नई नई खबरें मिलती जा रही है कि ये किला गया, ये मोहल्ला गया, ये इलाका गया, ये चाल गई, ये कॉलोनी गई और इतने डरे हैं कि रोज उनको एक नई घोषणा लेकर के सुबह सुबह आ जाना पड़ता है, नया अनाउंसमेंट लेकर के आना पड़ता है। लेकिन अब दिल्ली की जनता को उनका ये नर्वसनेस जो है ना, इसका पूरा पता चल गया है और ये खेल भी लोग समझ गए। एक तरफ बीजेपी हिंदू वोटरों को एकजुट कर रही है, तो दूसरी तरफ आज से दिल्ली के सियासी मैदान में हैदराबादी भाईजान की एंट्री होने वाली है। हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी आज ओखला में अपनी पार्टी के उम्मीदवार शफाउर रहमान के लिए प्रचार करेंगे। ओवैसी पहले ओखला के बाटला हाउस इलाके में पैदल मार्च करेंगे, उसके बाद शाम को शाहीन बाग में रैली करेंगे। शाहीन बाग वही इलाका है जहां पर सीएए और एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था। ओवैसी दिल्ली दंगे के 2 आरोपियों को टिकट दे चुके हैं। शफाउर रहमान खुद दिल्ली के दंगों में आरोपी हैं। अब सवाल है कि आज से दिल्ली का सियासी पारा कितना चढ़ने वाला है। क्या दिल्ली में योगी का बटेंगे तो कटेंगे नारा और ओवैसी के सबको काट दो वाले बयान की गूंज सुनाई देगी? सवाल है कि दिल्ली की गलियों में योगी की रैलियों का कितना असर होगा। क्या वाकई योगी आदित्यनाथ की ये एंट्री बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाली है? क्या योगी अपने सनातनी शब्दों से दिल्ली वालों के दिल में कमल खिला देंगे? सवाल ये भी है कि ओवैसी की एंट्री से कांग्रेस या आम आदमी पार्टी किसे कितना नफा और नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। शानदार जानदार रिपोर्ट आपने देख ली। अब बात करते हैं हमारे मेहमानों से और सबसे पहले उनसे आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में आज इस चर्चा में जुड़े हुए हैं
बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हैं अनिल गुप्ता जी, हमारे साथ में करण वर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब भी जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और परविंदर सिंह सेठी साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक भी कहे जाते हैं। अच्छा ठीक है, सबसे पहले आज पॉलिटिकल बाद में करेंगे, आम आदमी पार्टी से बाद में बात करेंगे, कांग्रेस जो बीजेपी उनसे बाद में बात करेंगे। करण वर्मा जी जरा बताइए कितना असर होगा, विश्लेषण सबसे पहले। एक तरफ योगी आदित्यनाथ फैक्टर कई राज्यों में काम करते हुए आया है, ऑथेंटिक वो देखते हुए आए हैं, और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी अब दिल्ली में। देखिए, एक बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। दोबारा मैंडेट से जीत के आए यूपी में, 38 साल में पहली बार ये चीज हुई, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं हो सकता कि वो वन ऑफ द स्टार कैंपेनर्स हैं। हरियाणा में उन सीटों पे जो जहां लग रही थी कमजोरी, वहां उन्होंने पासा पलटा और बीजेपी जीत गई तीसरी बार हरियाणा। एक तरह से बहुत ही बड़ा, किसी ने चांस नहीं दी थी जो वहां पर ये चीज करी। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा भी जिस तरह से काम किया, उसने मोबिलाइज करने का काम किया, लोगों को एकता का एक मैसेज दिया। तो मैं तो सोचता हूं ये एक मास्टर स्ट्रोक है, और उन्हीं सीटों पे इनको कहा जा रहा है करने को जहां पर कमजोरी रही है बीजेपी की आमतौर पे दिल्ली में। तो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है इस बार एकता का मैसेज भी, बिकॉज इस बार लोग तंग आ चुके हैं। अगर मैं आपको सत्य बताऊं, जिस तरह का यहाँ पानी है, हवा है, एक गवर्नेंस का एग्जाम्पल भी है उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पर ये सेट कर सकते हैं। जिस तरह से यूपी में नॉर्मल हेल्थ पैरामीटर सुधरे हैं, ये एक बहुत बड़ा मैसेज यहां पर भी जाएगा। प्लस दूसरी तरफ से ओवैसी जी को कूदा दिया है। ओवैसी जी ने किनको टिकट्स दी है, जरा ये भी देखने वाली बात है। कुदा दिया है इसका मतलब ओवैसी जी को कुदा दिया है भाई, वो खुद कूदे हैं, मतलब कुदा दिया से मेरा मतलब खुद ही अपने को ही उन्होंने कुदाया है जैसे भी। पर किसको लेके आए हैं वो? ताहिर हुसैन, जो कि अंकित शर्मा के, मतलब कोर्ट ने ये बात बोली, चार्जेस फ्रेम्ड है। मतलब यहां पर अगर जैसे होता है ना प्री और मेंस निकालना होता है आईआईटी में जाने के लिए, ओवैसी जी की पार्टी में टिकट पाने के लिए होना चाहिए कोई दंगा किया हो, कहीं शामिल हुए हो, कहीं कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर रखे हो। तो ये मैसेज क्लियर है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, ओवैसी जैसे लोग आएंगे। और मेरा ख्याल है ओवैसी की एंट्री भी बीजेपी को फायदा ही पहुंचा के जाएगी, अगर आप मुझसे पूछे तो इट इज एडवांटेज बीजेपी एज ऑफ नाउ, अगर मैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली देखूं। ठीक है, अब अनिल गुप्ता जी बताइए, सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों से कितनी उम्मीद है आपको, क्योंकि दिल्ली बहुत दूर की कौड़ी आपके लिए साबित हो रही है पिछले कुछ वक्त से। जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। दूर की कौड़ी नहीं है, 8 फरवरी को दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, ये आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा। और दिल्ली स्वागत करती है माननीय योगी जी का। आप लोग सब डिबेट करते हैं बटेंगे तो कटेंगे, पर मैं दूसरी बात कहता हूं। बोलिए। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन देखना है तो यूपी में देखिए, अगर महाकुंभ देखना है जहां गंगा में 50 करोड़ लोग स्नान करते हैं, दूसरी तरफ यमुना जो सबसे प्रदूषित है, तो दिल्ली में देखिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए तो गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये सारे आप यूपी में देखिए। जो हाँ दिल्ली में देखिए 28,000 किलोमीटर सड़कें, सड़कों में गड्ढे, गड्ढों में सड़कें। अगर गुड गवर्नेंस की बात कीजिए तो यूपी में देखिए, और यहाँ देखिए झूठ और भ्रष्टाचार की राजनीति दिल्ली में है। अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है तो बड़े बड़े हॉस्पिटल देखिए, एम्स देखिए, वो यूपी में देखिए, और यहाँ देखिए दिल्ली में 6-10 साल से एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बना। अगर सद्भाव की बात करते हैं तो आप यूपी में देखिए, और यहाँ दिल्ली में देखिए जिस तरीके से ओवैसी जी आतंक वाली और ये यहाँ कहनी चाहिए जो दंगे के आरोपित हैं उनको टिकट देते। तो मुझे लगता है किस तरीके से सरकार को चलाना चाहिए, किस तरीके से सरकार चलती है, किस तरीके से सद्भाव रहता है, किस तरीके से ओवरऑल लोगों का विकास होता है, वो यूपी में जो योगी जी ने मोदी जी के आशीर्वाद से मॉडल को डेवलप किया है, वो बात वो योगी जी आज दिल्ली को बताने वाले हैं। और उसी का अनुसरण करते हुए जब 8 तारीख को दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी तो दिल्ली में भी वही मॉडल हम लागू करेंगे। मुझे लगता है ये सारी चीजें, हाँ आपका हिंदुत्व के नाते जो नारा देते हैं बटेंगे तो कटेंगे, नेचुरली ये सोचने का भी विषय है कि जो व्यक्ति दिल्ली के दंगों में आरोपित रहा, एक राजनीतिक पार्टी उसको अपना उम्मीदवार कैसे बना सकती है? जो एस्टेब्लिश है, जो अंकित शर्मा या दिलबर नेगी जैसे लोगों की हत्या कर चुका है, जो पार्षद रहते हुए, आम आदमी पार्टी का पार्षद रहते हुए, आज तक आम आदमी ने उसको कंडेम नहीं किया, पार्षद रहते किस तरीके से, ये तो सरचाता है किस तरीके से एंटी सोशल एलिमेंट के साथ आम आदमी पार्टी मिली है, और किस तरीके से अब ओवैसी जी उनको टिकट दे रहे हैं। क्या उनको देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो देशभक्त हो, बल्कि उनको ऐसा ही व्यक्ति मिला जो दंगे का आरोपी किया। तो मुझे लगता है ये सारी चीजों का अब सोचने का समय आ गया, और दिल्ली बहुत सक्षम है, दिल्ली बहुत समझदार है। अनिल गुप्ता जी नजर आ रहे हैं, अनिल गुप्ता जी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। सेठी साहब बताइए, एक तो पीएम मोदी की तरफ से भी ये बात कही गई है कि इस बार आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल में एक अलग तरह की रणनीति दिख रही है, और वो ये कह रहे हैं कि डरे हुए हैं, इसीलिए रोज नए नए अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं।
साथ में ये भी कहा गया कि अब तो अज़दुद्दीन ओवैसी भी आ गए हैं और एक जो वोट बैंक कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी के साथ रहा है और उस पर भी अब असर होगा, तो ये समीकरण कितना डैमेज कर सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र, पूरी पार्टी और पार्टी के अंदर जो कैंडिडेट उतारे गए हैं, जो सांसद थे, उन सांसदों की टिकटें काटकर उनको विधायक के लिए, चुनाव के लिए, उनका तो पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दिया गया, क्योंकि वो यहाँ जीतने वाले नहीं है। चाहे प्रवेश वर्मा जी हो, वो तो ख्वाब में भी अरविंद केजरीवाल के सामने खड़े कभी जीत नहीं सकते, लेकिन उनका पॉलिटिकल कैरियर तो खत्म है। उसके अलावा इनकी बी टीम जो ओवैसी जी है, उनको भी उतारा गया। चाहे योगी जी आए, चाहे कोई भी आए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति कैसी है, ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है, पुलिस की सिचुएशन कैसी है, दिल्ली के नहीं, देश के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, देश के अंदर लॉ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, देश के अंदर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। जब संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करके प्रवेश वर्मा 1100 रुपए देश की, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की महिलाओं को बांटते पकड़े जाते हैं, ना वहां सीबीआई जाती है, ना ईडी जाती है, ना इनकम टैक्स जाता है। अगर किसी और पार्टी के व्यक्ति ने वहां साड़ियां बांटी होती, चादरें बांटी होती, 1100 रुपए बांटे होते, अब तक उसको उठा के जेल में डाल दिया गया होता और उसकी जमानत नहीं होती 6 महीने तक। अच्छा, ये हम चुनाव आयोग पे छोड़ते, लेकिन सेठी साहब एक बात बताइएगा, आपने खुद माना कि बीजेपी की बी टीम AIMIM अज़दुद्दीन ओवैसी यहां पर आए हैं, अब वो आए हैं तो क्या उनके वोट बैंक का कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि ओखला, शाहीन बाग तो आपका मजबूत क्षेत्र, वहां से जब चुनाव प्रचार ऐसे करेंगे, पैदल जाएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, तो इसका असर कुछ पड़ेगा, डैमेज होगा? देखिए, आप चाहे अलग अलग प्रदेशों के चुनाव देखिए, जहां AIMIM ने चुनाव लड़ा है, वहां पे वहां के मुसलमान भाइयों ने भी उनको एक्सेप्ट नहीं करा। उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है, बहुत बहुत कम, कहीं पे भी उनकी कोई इस तरह का देखने को नहीं मिलता जहां पे उनको बड़ा अच्छा जनादेश मिला हो। तो मैं नहीं समझता कि दिल्ली के अंदर उनको बताने के लिए कुछ नहीं है, उनको कोई अपना सिस्टम दिखाने के लिए नहीं है, जनता के लिए कि भी मैं आऊंगा तो मैं कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर दूंगा। ठीक है, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, क्या मुस्लिम वोट बैंक को काट पाएंगे अज़दुद्दीन ओवैसी, आपको क्या लगता है? हिमांशु भाई 2 सीटों में लड़ रहे हैं बस। हाँ, उनका और बाकी पार्टियों से मुकाबला ही नहीं है किसी तरह का। अच्छा, 2 सीटों में चुनाव जो शख्सियत लड़ रही है, वो ठीक है, वो एक बहुत अच्छा बोलते हैं और हमारा पक्ष बहुत अच्छा रखते हैं, हमारे दिफा में बोलते हैं, अपनी कौम के दिफा में बोलते हैं। हम उनके मुखालिफ नहीं है, ना उनकी पार्टी के प्रवक्ता है, लेकिन ये बात जरूर कहेंगे कि वो 2 सीटों में चुनाव लड़ा। अच्छा बताइए, 78 से जो 70 सीटें हैं, 68 सीटों पे लोग कहां जाएंगे? वो इस तरह से अगर जिस दिन वो पूरे भारत में सभी विधानसभाओं में और सभी लोकसभाओं में अपने प्रत्याशी उतारेंगे, वो किसी पोजीशन पे रहे, तब हम करेंगे उनकी बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि बटेंगे और कटेंगे नारे को अभी हमारे भाई वर्मा जी एकता का नारा दे रहे, इसको मतलब बता रहे थे। वो इसलिए कि भाजपा के नेताओं के मुंह से जो बात निकली है वो अमृत है साहब। बाकी अगर कोई और बोल रहा है, अगर मुसलमान बोलता, किसी और पार्टी का नेता इस नारे को लेकर के आता, तो उस पर FIR हो जाती, वो जेल में होता। ये दोहरी रणनीति है आपके यहाँ साहब। ये बटेंगे और कटेंगे जैसे अल्फाज बोल के आप 20 और 80 की बात आप लोग करके देश को क्या दर्शाना चाहते हो? देश को कहां पर ले जाना चाहते हो? आपने जनता को फंसा रखा है। सबको काट दो, सोच रही करे क्या? सबको काट देने का है जी, सबको काट देने का है, वो गलत है। देखिए, कम्युनल है, गलत है। नूर अहमद अजहरी ने तन्हा बोला हो, चाहे 1 लाख के मजमे में बोला हो, डरता नहीं हूं किसी से। अच्छा, बात करता हूं साफ। ठीक है, कि कोई किसी को मारने करने की बातचीत कर रहा है, वो ठीक बात नहीं है। हाँ, राजीव रियाज हमारे साथ जुड़ गए हैं, AIMIM प्रवक्ता है। राजीव रियाज जी, 2 सीटों पर क्या आप पूरे दिल्ली में लड़िए चुनाव, पूरे दिल्ली में लड़िए तो आपके साथ जुड़ेंगे, और बीजेपी की बी टीम वही आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लग रहा है, क्या कहेंगे? ये तथाकथित जो सेकुलर पार्टियां हैं हमारे ऊपर इल्जाम लगाती हैं बीजेपी की बी टीम है, तो हमने बाकी की सीटें इनके लिए छोड़ दिया है कि आप लड़िए और हराइए इनको। अगर आपके अंदर ताकत है, आप महाराष्ट्र में नहीं हरा सके, आप यूपी में नहीं हरा सके, लोकसभा के चुनाव में नहीं हरा सके,
तो आप यहाँ पे हराइए दिल्ली में, हमने आपको पूरा मैदान खाली छोड़ दिया है। तो पूरा मैदान का तो ये भी छोड़ देते। ये तो हम आवाज उठानी थी मजलूमों की, हम तो एक राजनीतिक पार्टी हैं, 2 मजलूम चुन। अरे यही तो अजहरी साहब कह रहे हैं कि जो मजलूमों की आवाज उठानी थी, बाकी की सीटों पर नहीं है क्या मजलूम? यही तो हम तो कह रहे हैं 68 सीटें में सेकुलर पार्टियों को दीजिए आप लोगों। चलिए ठीक है, दोबारा आऊंगा। परविंदर सिंह सेठी साहब, अभी आम आदमी पार्टी को, AIMIM को भी आपने सुना, अजहरी साहब को भी आपने सुना, लेकिन क्या वाकई आपको नहीं लगता कि ये वोट बैंक कटेगा यहां पर? क्योंकि आप देखिए 2015-20 की बात करें तो आम आदमी पार्टी काफी मजबूत रही है। 10 सीटें ऐसी जहां पर मुस्लिम बाहुल इलाका था वो जीती है, उससे पहले 9 जीती थी, तो ये आंकड़ा बढ़ा है। लेकिन इस बार कुछ समीकरण बदलेंगे? नहीं, देखिए मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार की एब्सोल्यूट मेजोरिटी है वो तो नहीं है, टक्कर है यहाँ पे, लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी 5-7 सीटें जीत सकती है, जो मेरे को लगता है। लेकिन मैं AIMIM की बात करें या किसी और चीज की बात करें, जनता के पास वही पार्टी जाएगी जो अपना एक मॉडल लेके जाएगी। आप शिक्षा का मॉडल लेके जाओगे, आप स्वास्थ्य का मॉडल लेके जाओगे, आप डेवलपमेंट का मॉडल लेके जाओगे, और आप जनता को के पास अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाओगे कि मैंने पिछले समय में कितना काम करा, चाहे मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, चाहे स्कूलों की बात हो, चाहे हेल्थ सेक्टर की बात हो, चाहे महिलाओं को फ्री बस से की बात हो। मैं समझता हूँ जिस प्रकार मैंने शिक्षा प्राप्त करी है, मैंने पहली क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक 12.5 रुपए के कास्ट पे 12.5 रुपए का ऑल रूट पास होता था, जो हम पूरी दिल्ली के अंदर घूमते थे। और उसी लाइन के ऊपर आज अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि मेट्रो के अंदर भी 50% जो है स्टूडेंट्स को कंसेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन रहता है बच्चों की शिक्षा के खर्चे को लेकर। अच्छी बात कही, लेकिन ये पॉलिसीज की अब जो बात की जा रही है, ये बहुत धीरे धीरे याद आ रहा है अरविंद केजरीवाल जी को। लेकिन एक बात करण जी, बस 1 मिनट, गुप्ता जी, एक चीज तो है, सेठी साहब मान रहे हैं कि इस बार टक्कर तो अच्छी है, ये वन साइडेड नहीं होने जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है इस बारी इनका बंटाधार होने वाला है। जिस तरीके से 10 साल में इन्होंने भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाए हैं, जिस तरीके से शराब नीति में घोटाला किया, जल बोर्ड में घोटाला किया, क्लासरूम में घोटाला किया, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला किया, पैनिक बटन में घोटाला किया, CCTV में, राशन वितरण में, टैंकर माफिया में, शीश महल तो इनका फेमस है, वक्फ बोर्ड, DTC बोर्ड, ये दिल्ली की जनता जानती है साहब। 6 लाख करोड़ का इन्होंने क्या किया है, ये सारी जानती है। और आज नई झूठी घोषणा कर रहे हैं रोजाना। आपको चाहिए था अगर कुछ करना ही तो 10 साल पहले करते। ये बात करते हैं महिलाओं को फ्री की, जो पिंक टिकट के नाम पर जो घोटाला किया है इन्होंने, उजागर हो रहा। मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, 65,000 टेस्ट, एक ही फोन नंबर से फर्जी टेस्ट आप करते हो साहब। 500 करोड़ का घोटाला करते हो, समझ में नहीं आता क्या? आपने एक कॉलेज दिल्ली को नहीं दिया, एक हॉस्पिटल दिल्ली को नहीं दिया। ये सारी चीजें सर आप बौखलाओ मत, मैं बता रहा हूँ आपके सर, ये होता क्या है कि जब ये इनके घोटाले में पकड़ रहे हैं सर, आप इतनी तमीज रखिए, बीच में मत बोलिए, तमीज रखिए, बीच में मत बोलिए। देख होता क्या है सर कि जब भी इनकी झूठ और भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है तो आम आदमी के प्रवक्ता बौखला जाते हैं, बीच में इंटरफेयर करते हैं। मैंने भी इनको तो सुना, ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, आधे से ज्यादा इनके MLA क्रिमिनल हैं। इनके एफिडेविट चेक कीजिए, किस तरीके से नरेश बलेन गैंगस्टर के साथ मिला हुआ, किस तरीके से हॉक्स कॉल की बात करते हैं, किस तरीके से मुख्यमंत्री आवास में भी स्वाति माल नहीं है, स्वाति माल भी सेफ नहीं है, किसी चीफ सेक्रेटरी भी सेफ नहीं है। ये सारा का सारा इस पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है, लेकिन पहले करण वर्मा जी बात कंप्लीट कीजिए प्लीज। करण वर्मा जी आखिरी में, ठीक है गुप्ता जी। नहीं, जरा हिमांशु, मुझे बस 30 सेकंड दीजिएगा। ये जो हमारे सेठी जी हैं, इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करी। 2/3 गवर्नमेंट स्कूल में हेडमास्टर और प्रिंसिपल नहीं है। NCPCR की रिपोर्ट है, 1000 में से 666 में प्रिंसिपल हेडमास्टर नहीं है। कई जगहों पे कोर्ट ने झड़प लगाई, एक क्लास में 2-2 क्लास कर रहे हैं, क्लासरूम को टॉयलेट गिन रहे हैं। ये हालत है इनके एजुकेशन मॉडल की, हेल्थ मॉडल की। एक MRI कराने के लिए हिमांशु आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ता है दिल्ली में सरकारी अस्पताल में। एक एक्सरे मशीन है 10,000 पेशेंट पे। शराब पहुंच रही है, पानी नहीं पहुंच पा रहा है जगहों पे। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट ऐसा है जो सेक्रेटेरिएट एंटर करके फाइल नहीं साइन कर सकता है। मतलब इससे ज्यादा कबाड़ क्या मॉडल हो सकता है? इस बार का चुनाव 2 तरफा है। देखिए, आम आदमी पार्टी वर्सेस दिल्ली की जनता है, ये ध्यान मत भटकाइए। आप अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी की बात करिए। आपका इस बार ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है, आप लोगों ने शीश महल आपने किया, लिकर स्कैम आपने किया,
पानी आप नहीं पहुंचा पाए, यमुना आप नहीं साफ कर पाए, गंदगी आपने मचा रखी है, बजट को डेफिसिट में 31 साल में पहली बार आप ले गए हैं। इसलिए मैं तो आपके ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। ये चुनाव आपके 10 साल के ऊपर है भाई। देखिए ना, आप इधर उधर मत जाइए। आप अपने स्कूलों की आज बात करिए, आज करिए ना अपने स्कूलों की बात, आज करिए अपने पानी की बात, आज करिए अपने शिक्षा मॉडल की बात, जहां पे हेडमास्टर देखिए इनका कनेक्शन भी टूट गया। ऐसे ही इनका जनता से भी कनेक्शन टूट चुका है। इस बार जनता इनको पनिश करने वाली, और ये हिंदू मुस्लिम से उठकर है हिमांशु। अच्छा अजहरी साहब, ठीक है, अजहरी साहब साफ चाहिए, अजहरी साहब हवा साफ चाहिए। आपने शुरुआत में एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि जो मुफलिसों की बात यहां पर की जा रही है AIMIM की तरफ से कि हमने बाकी सीट छोड़ दी है, बाकी सीट पर आप बीजेपी को हराइए लेकिन यहां पर हम उनकी आवाज बनेंगे, तो बाकी सीटों के लिए क्या? और मुस्लिम मतदाता क्या एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के पास जा सकते हैं या फिर इस बार चेंज होगा? क्योंकि एक खबर आप ही के सामने चर्चा हुई थी उसकी कि 17-18 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जितने भी वहां पर इमाम वो पहुंचे थे केजरीवाल के घर के बाद प्रदर्शन कर रहे थे, तो ये समीकरण भी सामने आएंगे? नहीं, ऐसा है, अरविंद केजरीवाल ने मजलूम मुसलमानों के लिए कभी सीना नहीं ताना है आकर के। अरविंद केजरीवाल ने जिन मुसलमानों पर जुल्म मजालिम हुए हैं उनके साथ कभी खड़े नहीं हुए हैं। हाँ। वो हमेशा ये कह देते हैं, जैसे अभी सेठी जी कह रहे थे, चले गए वो तो शायद, हाँ। वो अभी ये बात बोल रहे थे कि वो भाई होम मिनिस्ट्री आपके पास है, फला चीज आपके पास है, ये चीज आपके पास है, ये कह करके वो बच नहीं पाएंगे। अच्छा, कम से कम उनको निकलना भी चाहिए ना। कौम के लिए आप अपने वोटर्स के लिए खुद करके खड़े नहीं आप हो सकते हो। खुलेआम आज ताहिर हुसैन को दंगाई बता रहे हैं लोग, भाजपा ही लोग। ये जो अघोषित प्रवक्ता बैठे हैं, ये वर्मा जी, खुलेआम उनको चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन आपके मुखिया के मुंह में जबान नहीं है कि वो खोल के इन लोगों को जवाब दे कि ताहिर हुसैन पर लगाए गए इल्जाम बेबुनियाद और झूठे हैं। कोर्ट ने फ्रेम नहीं आप बोल सकते, आप पार्टी से निकाला सकते हो। कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम किए हैं अजहरी जी, कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम किए। कोर्ट की स्टेटमेंट्स पढ़िए। राजीव रियाज कुछ कहना चाह रहे हैं? रियाज बोलिए, आप ही के प्रत्याशी की बात हो रही है, फ्रेम के तो बेबुनियाद, इन्हीं के प्रत्याशी की बात हो रही है। राजीव रियाज आपके ताल्लुक से जानते हैं हम। राजीव रियाज जी कैसे ताल्लुक से जानते हैं भाई? कोर्ट से चलेगा, कैसे चलेगा? अरे करण वर्मा जी का कहां से काम मुसलमानों को टारगेट करना हो गया? राजीव रियाज जी की आवाज बढ़ाइए प्लीज। सारे मुकदमे अपने गंभीर मुकदमे सरकार आने के बाद हटाते हैं। वो सरकार, अब वो लोग हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, हमने 2 लोगों को दे दिया। अभी सरकार, अभी कोर्ट ने कोई उनको जिम्मेदार ठहराया नहीं है, उनको अपराधी नहीं बताया है। लेकिन देखिए सेंटेंस तो फ्रेम हुए ना। अच्छा मेरे को एक बात, ये सब लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं प्लीज, क्या इतनी आबादी में कोई और नहीं मिला आपको जो एक अच्छा नहीं, बिल्कुल हमने जानबूझ के उनको टिकट दिया है कि वो मजलूम है, उनको जिस तरह से फंसाया गया है, टारगेट करके उन 2 लोगों को जिस तरह जेलों में डाला गया है, वो तमाम लोग जमानत हो जाती है। तो लेकिन वो चूंकि मुसलमान है तो उनको जमानत नहीं दी। क्षेत्र में आपको विधानसभा क्षेत्र में बस एक वही मजलूम दिखे जिनकी छवि बड़ी अच्छी है आपकी नजर में? यकीनन बहुत अच्छी छवि है उन लोगों की, सिर्फ उनके पास दंगों का एक झूठा इल्जाम है। नहीं, छवि और कोई की अच्छी है, नहीं है। छवि जो है वो कोई और की अच्छी है, जो नई गालियां लेकर के औरतों को, बच्चों को, सांसदों को रोज बोलते रहते हैं। चलिए एक, मैं बहुत देर से आया हूँ। नहीं, हाँ मैं राजीव आप ही की बात सुन रहे हैं, बोलिए। चरित्र ये है कि ये अपने मंत्रियों को पहले देखे, कितने मंत्री और कितने विधायकों, सांसदों के ऊपर इनका जो है, इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, गंभीर धाराओं में दर्ज हैं, और ये जो है हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। कोई भी, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे जिसके ऊपर कोर्ट अगर सजा दे दी, उसने उसको साबित हो गया कि भाई इसने जो अपराध किया है। कि सभी एक दूसरे के प्रत्याशियों को बता रहे हैं कि ये कितना पाप में दबे हुए हैं, इन्होंने कितना पाप किया है, लेकिन खुद के जितने भी प्रत्याशी सबको क्लीन चिट दे रहे हैं। अच्छा जल्दी से आता हूं, अनिल गुप्ता जी एक बार फिर से बताइएगा, जब योगी जी आएंगे क्या सुनने को मिलेगा? रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिया, ये मुद्दा रहेगा, हार्ड हिंदुत्व वाला मुद्दा रहेगा, या भ्रष्टाचार, एंटी इनकम्बेंसी वाला मुद्दा रहेगा? देखिए मुझे लगता है आपने जो विषय रखे वो सब आपको सुनने के मिलेंगे। एक तरफ से यूपी में योगी मॉडल, जो डेवलपमेंट का मॉडल है, वो सुनने को मिलेगा। महाकुंभ किस तरीके से
किया जाता है वो सुनने को मिलेगा, और बटेंगे तो खटेंगे सुनने मिलेगा। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर क्या रहेगा? ये मैं बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, हिंदू समाज को हाईजैक मैं बता रहा हूँ, सुनिए बीच में मत टोकिए, कुछ शर्म कीजिए, टोकिए मत बीच में टोकिए, शर्म कीजिए। कौन हिंदुओं को हाईजैक कर रहा है? हिंदुओं को कोई हाईजैक नहीं कर रहा, रुकिए। अरे इतनी जल्दी मत कीजिए, जरा सुनिए। बोलिए, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर क्या रहेगा फूफ? हाँ, अरे बिल्कुल सुनिए, बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए बोला गया है, इसलिए बोला गया कि बांग्लादेश में क्या हालत हुई है हिंदुओं की, पाकिस्तान में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, ये सबको पता है। और अब जरा बौखलाइए मत। ताहिर हुसैन की आप बात कर रहे थे, आंखों में पट्टी बांधी हुई है आपने, किस तरीके से अपनी छत में गुलेल पेट्रोल पंप लेके किस तरह से दिलबर नेगी और अंकित शर्मा की हत्या करी, क्या किसे छुपाए? आप सिर्फ आग में पट्टी बांध के चैनल पे आ जाते हैं, और आप क्या किस तरीके से मिले हुए आप बात करें? इस तरीके से एक आतंकवादी और किस तरीके से दिल्ली के दंगों का दोषी को आप टिकट देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं? शर्म आनी चाहिए। आप देश के नागरिक हैं, दिल्ली के नागरिक हैं या कहीं और के नागरिक हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको ठीक है, एक मिनट सेठी साहब प्लीज डाउन कीजिए, जल्दी से मेरे को कमेंट लेना है। सेठी साहब बताइएगा, जब रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों हार्ड हिंदुत्व वाली लाइन पर बात होगी तो उसका सामना कैसे करेगी आम आदमी पार्टी? मरने वालों में देखिए, आम आदमी पार्टी, ये सवाल आम आदमी पार्टी का नहीं है। देश का कोई भी नागरिक है, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, कोई भी समूह है जो देश के खिलाफ जाता है, उसके लिए हम सब एकजुट हैं। लेकिन आप घुसपैठियों के नाम पर आम जनता को नुकसान करने का काम करें और दिल्ली की जनता के सैकड़ों हजारों वोटों को काटने का काम करें। रोहिंग्या के नाम पर आप हिंदुओं के वोटों को काटने का, रोहिंग्या के नाम पर हिंदुओं का वोट कटेगा, रोहिंग्या के नाम पर हिंदुओं का वोट कटेगा। करण वर्मा जी, ये क्या है? राजनीति करेंगे, ये घुसपैठियों के नाम पर जुल्म ढाना, ये क्या है? बोलिए। इन्होंने ओखला में, हिमांशु, एक बस्ती बना रखी है, इसका नाम है श्रम बस्ती। वहां पे सारे रोहिंग्याओं को बचाकर इन्होंने वोटिंग कार्ड बनाया। अमानतुल्लाह ने ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है, उनके लिए एक स्कूल तक अलग से बनवा रखा है कि मैंने राशन पहुंचवाया उन तक। अब भाई उनको हटना चाहिए वोटिंग से कि नहीं हटना चाहिए? इसमें आप विक्टिम के, और आपको कैसे पता आपके वोटर कट रहे हैं? आपने कैसे चिन्हित कर लिया कि ये आपके वाले वोटर हैं? ये बताएंगे जरा मुझे। यानी आपकी सेटिंग है ना कि हम इन्हें इलीगली बसाएंगे, कल को ये हमें वोट देंगे। बात सुनिए ना, आप उस बात को छोड़ दीजिए जो क्यों छोड़ दें भाई? वोटर है, चलिए ठीक है, लेकिन ये मुद्दा तो जरूर रहेगा और लोगों के दिमाग में ये भी रहेगा कि ताहिर हुसैन की छत पर जो भी कुछ मिला था, चाहे वो गुलाल हो, तेजाब की बोतल हो, अब ऐसे को टिकट देना, उसके साथ में प्रचार करना, कितना असर डालेगा दिल्ली विधानसभा चुनाव पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर वक्त एक छोटे से